आज हम क्लास 10th के लिए लेसन 2 बहुपद को पढ़ेंगे और उसको समझने के बाद उसकी एक्सरसाइज को हल भी करेंगे। तो बहुपद को समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा चर संख्याएं क्या होती है, अचर संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो चर संख्याएं हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पढ़े हैं। जब हम क्या करते हैं, इन अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ए से लेके जेड तक, इनका जब हम आमतौर पे गणित पे इस्तेमाल करते हैं तब इनको हम गणितीय भाषा में चर संख्या से जानते हैं। यानी कि जितने भी ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जेड, ये जो लेटर होते हैं इनका जब हम गणित को उपयोग करते हैं तो इनको चर संख्या से जाना जाता है। चर संख्याएं जो होती हैं ए बी सी डी, इनका गणित पर इनका कोई एक निश्चित मान नहीं होता है, इनका कोई स्थिर मान नहीं होता है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ए पहले आता होगा और यदि इसका गणित में उपयोग हो रहा है तो ए का मतलब 1 होता होगा, बी का मतलब 2 हुआ, सी का मतलब 3 हुआ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनका मान क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक्स है, यदि किसी भी क्वेश्चन पे एक्स आ रखा है चर संख्या, तो चर संख्या का जो मान होता है वो हर एक प्रश्न के लिए क्या होता है, बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल किसी प्रश्न पे चर संख्या का मान 1 आ सकता है, किसी पे 2 भी आ सकता है, किसी पे 3 भी आ सकता है। इस प्रकार से चर संख्याओं के मान हर एक प्रश्न के लिए बदलते रहते हैं। अब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि चर संख्याओं का उपयोग गणित पे क्यों किया जाता है, तो ये भी आपको बता देता हूं मैं। चर संख्याओं का गणित पे उपयोग इसलिए किया जाता है कि चर संख्याएं जो होती है वो किसी भी प्रश्न को बनाने में, ये प्रश्न को हल करने में एक प्रकार से मदद करती है। और भी बहुत सारे रोल होते हैं इनके चर संख्याओं के। ठीक है, चर संख्या क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। दूसरा बात है इस पे अचर संख्या। अचर संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं का गणित में स्थिर मान होते हैं या निश्चित मान आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी संख्या है, 1 हो गया, फॉर एग्जांपल 5 हो गया, 7, 100, -7, प्लस माइनस कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/4 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, 0.5 हो गया, 2.5 हो गया, और यहाँ तक पाई का मान भी कांस्टेंट है, इसका मान भी क्या होता है, स्थिर होता है। तो जिन भी संख्याओं का मान स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब हमको समझना पड़ेगा बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक जो होता है वो चर संख्या और अचर संख्या के संयोग से बनता है, संयोजन से बनता है। अब ये संयोजन किस प्रकार से होता है, ये संयोजन हो सकता है गणित की संक्रियाओं से। अब गणित की संक्रियाएं कौन कौन सी होती है, यानी कि चर अचर संख्याएं आपस में प्लस हो सकती हैं, माइनस हो सकती हैं, इंटू हो सकती हैं, और डिवाइड करने से, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड करने से जो संख्या बनेगी वो आपकी बीजीय व्यंजक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे चर संख्या ले ली x और यहां से अचर संख्या आपने ली 5x + 5। x + 5 एक बीजीय व्यंजक है जो कि चर अचर के संयोग से बन रखी है और गणित की संक्रिया प्लस से बनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और करते हैं, x - 5, x - 5 भी बीजीय व्यंजक है। x × 5 जिसको x × 5 हो जाएगा 5x, तो 5x भी एक बीजीय व्यंजक है। x/5 ये हमने बना दिया है भाग वाली संक्रिया से, ये भी एक है बीजीय व्यंजक है। इस प्रकार से आप तमाम क्या कर सकते हैं, चर संख्या अचर संख्या के इस्तेमाल से और विभिन्न ये जो आपकी गणित की संक्रिया है, इन संक्रियाओं का इस्तेमाल से क्या कर सकते हैं, बीजीय व्यंजक को बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक
बहुपद को समझने के लिए यहाँ पे एक चीज और आती है, गुणांक। गुणांक को भी आप समझ लीजिए। गुणांक क्या होता है, कोई भी जो चर संख्या होती है, कोई भी चर संख्या है, उस चर संख्या के साथ जो संख्या गुणा होती है, कोई भी चर संख्या है उस चर संख्या के साथ कोई संख्या गुणा होती है, उसे कहते हैं उस चर संख्या का गुणा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बीजीय व्यंजक क्या बना है, 5x बना है, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 5x। अब 5x में चर संख्या x हुई, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं। अब x के साथ कौन सी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, 5, तो 5 क्या कहलाएगा, इस चर संख्या के लिए गुणा कहलाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा, गुणा। इसी प्रकार से जैसे कि x है, फॉर एग्जांपल x के साथ कौन सी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, अब यहाँ पे संख्या तो कोई है नहीं, तो 1 जो होता है हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है किसी भी संख्या के साथ। 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो 1 जो है हमें हमेशा गुणा के रूप में होता है, इसलिए चर संख्या x का गुणा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और ले लेते हैं 7y, यहाँ पे y का गुणांक कितना हो जाएगा, तो y के साथ कौन सी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, 7, तो 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक था, बहुपद। क्या होता है बहुपद, ठीक है। बहुपद जो बनता है वो बीजीय व्यंजक से ही बनता है, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक से बनता है कैसे, कोई भी बीजीय व्यंजक यदि 3 शर्तों को पूरा करता है, 3 शर्त मैंने यहाँ पे लिखी बोर्ड पे, तो वो आपका बहुपद कहलाता है। जैसे कि पहले मैं पढ़ लेता हूँ, चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। घातांक मतलब घात वाला जो अंक होगा, किसी भी चर पे जो घात होगा, चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या पे होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार से आगे भी एटसेट्रा, और भी नंबर 0 से प्रारंभ होने वाली और अनंत तक जितनी भी संख्या है सारी की सारी पूर्ण संख्या। तो कोई भी जो चर होगा, उस चर संख्या का जो पावर होगा, जो घात उसकी होगी, वो एक पूर्ण संख्या पे होनी चाहिए। कभी भी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, घात अपॉन पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा घात कैसी होगी इस बहुपद के लिए, पूर्ण संख्या पे होनी चाहिए, या धनात्मक होनी चाहिए, ये भी कह सकते हैं। और धनात्मक के साथ 0 को ऐड कर देंगे तो पूरा ही आप इसको पूर्ण संख्या ही कह सकते हैं, ठीक है। तो घात कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए बहुपद के लिए, और अपॉन पे भिन्नात्मक रूप में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। उस बहुपद पे कितने पद हैं, 2 पद हैं, 3 पद हैं, 4 पद हैं, वो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तीसरा जो शर्त है, चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। गुणांक के बारे में बता चुके हैं, गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। सभी संख्या वास्तविक संख्या ही है, कुछ कुछ संख्याओं को छोड़ के, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए कि संख्या क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक मतलब जिसका मान भी होता है, जिसको लिख भी सकते हैं, जिसको पढ़ भी सकते हैं, वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, बहुपद के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x + 7। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, क्या ये बहुपद है। देखिए पहला क्या है, घातांक पूर्ण संख्या पे होना चाहिए। x की पावर कुछ नहीं, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 धनात्मक घात है इसकी, तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक घात है। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, प्लस के एक तरफ ये पहला पद गिना जाएगा, प्लस की तरफ ये दूसरा पद, इसमें 2 पद है तो पदों की संख्या भी निश्चित है। तीसरा हो जाएगा, चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो। चर राशि आपकी x है, इसका गुणांक 3 है, 3 जो कि आपका वास्तविक संख्या है। इसका मतलब 3x + 7 क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5x², तो 5x² भी आपका बहुपद है। क्यों, घात, चर संख्या की घात पॉजिटिव है, धनात्मक है ना, या यूं कहीं पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसमें पद एक ही पद है, इसमें पद की संख्या भी निश्चित है। और दूसरा यहाँ पे जो x चर है उसका गुणांक क्या होना चाहिए,
एक वास्तविक संख्या, 5 एक वास्तविक संख्या है, तो 5x² भी एक क्या है, बहुपद है। फॉर एग्जाम्पल 3x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1, क्या ये द्विघात, क्या ये बहुपद है? ये भी एक प्रकार का बहुपद है। यहाँ पे देखो पावर प्लस 3 पूर्ण संख्या, x की पावर 2 पूर्ण संख्या है, x की पावर 1 पूर्ण संख्या है। ठीक है, पद कितने इसमें, एक पद, दो पद, तीन पद, चार, इसमें कुल 4 पद है। पदों की संख्या भी निश्चित है। ठीक है, और यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है, 3, x का गुणांक यहाँ पे 4, x का गुणांक यहाँ पे 3, तो जो गुणांक है वो भी सारे के सारे वास्तविक संख्या हैं। इस प्रकार ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद का ही नया टॉपिक है कि पदों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है। पदों के आधार पे यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। पदों के आधार पे 3 प्रकार से होते हैं, जैसे कि पहला हो गया एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। ठीक है, एक पदीय मतलब क्या हुआ, ऐसा बहुपद जिसपे एक ही पद होगा। फॉर एग्जाम्पल x² एक ही संख्या है, इसलिए इसको हम एक पद कहेंगे, एक पदीय बहुपद। x देख लीजिए आप, इस पे एक ही पद है, केवल x ही x है, इसको कहेंगे एक पदीय बहुपद। 9y है, एक ही पद है, एक पदीय बहुपद। -8x एक पदीय बहुपद। ठीक है, दूसरा हमारा प्रकार है द्विपदीय। द्विपदीय में देखो पहला देख लीजिए, x² प्लस x, इसमें देखो प्लस के इस तरफ पहला पद और प्लस के इस तरफ दूसरा पद, तो कुल इसमें 2 पद है, इसलिए इन्हें कहते हैं द्विपदीय बहुपद। उसी प्रकार से दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, 4x² पहला पद और माइनस के उस तरफ दूसरी पद 3x दूसरा पद, इस पे कुल द्विपद है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं, जिसमें केवल 2 ही पद होते हैं। पद को कैसे जानते हैं, माइनस और प्लस के दोनों साइड पे कितने पद हैं, तो उनको इस हिसाब से आपको काउंट करना पड़ता है। ठीक है, त्रिपदी देख लीजिए आप, त्रिपदी में 3 पद होंगे। यहाँ पे देखो ये एक एग्जांपल लिखा है, प्लस के इस तरफ पहला पद, इधर एक और पद और यहाँ पे एक और पद, तो कुल कितने पद है इसमें, इसमें भी 3 पद है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। 5y² पहला पद, y और 9, ये भी आपके हो गए 3 पद वाला, तो त्रिपदीय बहुपद। उसके बाद एक और टॉपिक आता है बहुपद की घात। किसी भी बहुपद की घात को घात किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बहुपद मैं ले लेता हूं, मैंने यहाँ पे एक बहुपद लिया, मैंने x, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे लिया बहुपद x² प्लस x, और एक और बहुपद मैंने यहां से लिया x³ प्लस x और प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए आप, पहला है x, अब x के यहाँ पे देखो पावर कुछ नहीं है, तो पावर 1 होगी, यहाँ पे घात कितनी है, 1 है। ठीक है, x² प्लस x पे, यहाँ पे देखो x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। तो हमेशा बहुपद की घात वो होती है जो उस दिए गए बहुपद में उच्चतम घात होती है, सबसे बड़ी घात होती है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 है। बहुपद की घात का मतलब उस दिए गए बहुपद में जो सबसे उच्चतम घात होगी वही दिए गए बहुपद की घात होती है। यहाँ पे देखिए x की पावर 3 भी है, यहाँ पे घातांक 3 है, यहाँ पे घातांक 1 है। ठीक है, तो घातांक 3 भी है, घातांक 1 भी है, तो उच्चतम जो घातांक है वो 3 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस प्रकार से ये बहुपद की घात होती है। एक आपको इंफॉर्मेशन आपको और देनी है, कोई भी जो बहुपद होता है, बहुपद को जो लिखने का हमारा जो तरीका होता है लिखने का, बहुपद को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, कैसे, Ex इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे x³ प्लस x प्लस
7। ठीक है, ये पी एक्स ऐसा फंक्शन बना के किसी भी बहुपद को लिखा जाता है, ऐसे फंक्शन बना के पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 7। ये फंक्शन का मतलब ये हुआ, p का मतलब हुआ पॉलिनोमियल जो कि आपका बहुपद हुआ, x चर का पॉलिनोमियल यानी कि जो आपका बहुपद है वो x चर के फॉर्म में, x चर में। ठीक है, यदि कोई y चर वाला बहुपद होगा तो आपको इस ढंग से लिखेंगे पी वाई इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे है y वाला, आप कर देंगे इसको 5y स्क्वायर प्लस वाई एंड प्लस 9। तो पी वाई का मतलब है, ऐसे आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा और आपको लिखना कैसे पड़ेगा, पॉलिनोमियल ऑफ वाई वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल ऑफ वाई चर यानी वाई चर का बहुपद 5y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9। अब यहाँ पे बहुपद का एक और प्रकार आता है घात के आधार पे बहुपद का प्रकार। अब घात के आधार पे बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला हो जाएगा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, एक इसमें आ जाता है अचर बहुपद, एक आ जाता है इसमें शून्य बहुपद। क्या होते हैं ये, इनके बारे में एक बार समझ लो। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप, कोई भी रैखिक बहुपद उसका फॉर्म क्या होता है, किस रूप पे होता है, जिसे हम कहते हैं व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। ऐसे रूप का कोई भी रैखिक बहुपद होता है। अब रैखिक बहुपद का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है इसका, सपोज 2x प्लस 3। अब रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है कि उस दिए गए बहुपद की उच्चतम घात यदि 1 है। अब यहाँ पे x चर है, अब x की सबसे बड़ी घात उच्चतम घात 1 है, इसलिए 2x प्लस 3 एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी उच्चतम घात 3 है। फॉर एग्जाम्पल 9y प्लस 10, यहाँ पे देखो चर y और y की उच्चतम घात भी यहाँ पे 1 है, इसलिए 9y प्लस 10 भी एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, उसी प्रकार से आ जाते हैं द्विघात बहुपद पे। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप फॉर्म होता है, जो कोई भी द्विघात बहुपद कैसे फॉर्म में होता है, कैसे रूप का होता है वो, तो ये होता आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी द्विघात बहुपद ऐसे फॉर्म पे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मतलब उस दिए गए बहुपद की उच्चतम घात 2 होगी। यहाँ पे देखो उच्चतम घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघात बहुपद है। अब आते हैं त्रिघात बहुपद पे। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ऐसे फॉर्म में कोई भी त्रिघात बहुपद होता है, जैसे कि यहाँ पे आ जाएंगे 2y का क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8। अब यहाँ पे आप इस बहुपद को देखो, इस बहुपद पे देखो, यहाँ पे देखो चर की घात 3 भी है, y चर की घात 2 भी है, यहाँ पे घातांक 1 भी है, पर इस बहुपद में जो सर्वाधिक उच्चतम घात है वो 3 है, इसका मतलब ये एक त्रिघात बहुपद हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं अचर बहुपद पे। जैसे कि यहाँ पे आ रखा 8, यहाँ पे भी आ रखा 8 और यहाँ पे आ रखा 10, यहाँ पे आ रखा 3। तो जो कोई भी संख्या होती है, संख्या, वो संख्या भी अपने आप में बहुपद होती है। यानी कि जितनी भी संख्याएं आती हैं, जैसे कि 7, 3, 10, 5, 8, जो भी ये संख्या होती है, -5, ये जो भी जो संख्या होती है, इस संख्या भी अपने आप में क्या होती है, बहुपद होती है। इन संख्याओं को हम जानते हैं अचर बहुपद से, इसे कहते हैं अचर बहुपद। ठीक है, एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य, शून्य जो संख्या होती है, इस शून्य को ही शून्य बहुपद कहा जाता
है। उम्मीद है आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम सारी एक्सरसाइज को हल करेंगे। थैंक यू।